हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर्स पर। ये हिस्ट्री की एनसीईआरटी में पढ़ा रही हूँ। इसमें क्लास 6 की एनसीईआरटी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो क्लास 6 की एनसीईआरटी में लास्ट 5 चैप्टर मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। उसमें मैंने आपको बताया था वेदों की रचना कब हुई और प्राचीनतम जो ग्रंथ थे, जो पुराने ग्रंथ हैं, उनसे हमने क्या क्या सीखा, कैसे लोग मतलब वहाँ के लोग जो व्यक्ति मर जाता था उसको दफनाते थे, बहुत सामाजिक असमानताएं क्या क्या थी, क्या वो लोहे का प्रयोग करना जानते थे। इन सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया है। जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन में भी मिल जाएगा। आप वहाँ से उसको ज़रूर देख लें। आपको पता चलेगा कि वहाँ पर जो वेद थे उनसे हमने किस किस तरीके से क्या क्या चीज़ें सीखी हैं और फिर धीमे धीमे एक समाज का विकास होता आगे दिखाई देता है आपको। आज हम बात करेंगे कि राज्य क्या होते हैं, राजा क्या होते हैं और एक प्राचीन गणराज्य, इन सभी के बारे में चीज़ों को देखेंगे। यहाँ पर हम समझेंगे आज वर्ण व्यवस्था क्या होती है, इसको एक तो समझेंगे। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर जो जनपद और महाजनपद, इन सारी चीज़ों को देखेंगे कि ये क्या क्या पॉइंट्स हैं, इनमें क्या क्या चीज़ें हैं। और फिर देखेंगे कि अश्वमेध यज्ञ किस तरीके से राजा कराते थे, उन सारी चीज़ों को समझेंगे। क्यों किलेबंदियाँ कराते थे, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। जो जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं इन सभी को हम एक एक करके आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं। और अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अच्छा लगे वीडियो तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। अब देखते हैं इसमें क्या है। देखिए, पहले शासक लोग कैसे बनते थे। अगर कोई एक जनता है, यहाँ पर कोई सारे लोग निवास करते हैं और इसमें से किसको वो अपना राजा चुने। अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो आज क्या होता है भाई, मतदान करा लिया जाता है और वो हमारा मुखिया बन जाता है। लेकिन पहले तो ऐसा नहीं होता था। अब लगभग 50 वर्षों से तो हम ये सब करते हुए चले आ रहे हैं जब से हम आज़ाद हुए। उससे पहले की अगर हम बात करें तो अगर बात करी जाए कि पहले कैसे राजा बनते थे, कैसे लोग शासक बनते थे, तो वहाँ पर क्या होता था, लोग जनता के द्वारा चुन लिए जाते हैं। जब बहुत सारे लोग होते हैं वहाँ पर कुछ प्रथाएं होती हैं। तो जितने लोग बने, जो लास्ट चैप्टर में हमने आपको बताया, कुछ लोग होते थे जो कुशल योद्धा होता था या वो किसी और काम में बहुत योग्य होता था। तो उस तरीके से आपको अपना जो वो नेता कह लीजिए, नेता तो उस समय पर शब्द नहीं था, तो एक समझिएगा अपना मुखिया वहाँ पर वो उसे बना लिया करते थे। लेकिन अगर बात करी जाए, लेकिन 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई देने लगे। वो क्या देने लगे कि लोग बड़े बड़े यज्ञ किया करते थे और यज्ञ का आयोजन जो होता था वो राजा के द्वारा किया जाता था और धीमे धीमे ये वाली प्रथाएं प्रचलित होने लगी। अश्वमेध यज्ञ, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा बड़ा आयोजन होता था जिसे कौन कराता था, राजा कराता था। और इसमें होता क्या था, इसमें एक घोड़े को, कोई घोड़ा होता था उसको एक जो राजा कराता था उसको राजा के लोगों की देख रेख में स्वतंत्र विचरण के लिए इसे छोड़ दिया जाता था। और अगर जो ये घोड़ा है इसको अगर दूसरे राजा के द्वारा नहीं रोका गया तो क्या होता था, अगर नहीं रोका जाता था तब तो वही राजा बन जाता था। लेकिन अगर रोक दिया गया, अगर उसे रोका तो उसे वहाँ जो अश्वमेध यज्ञ करा रहा होता था राजा, उससे इसको क्या करनी पड़ती थी, लड़ाई करनी पड़ती थी। और अगर उन्होंने अपने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली है। मतलब एक खुले एरिया में घोड़ा छोड़ दिया देख रेख में उसी राजा की जो अश्वमेध यज्ञ करा रहा है। अगर इसको रोकने के लिए कोई दूसरा राजा आता है तो फिर उसे लड़ाई करनी पड़ती थी, उसके बाद ही वो यज्ञ जो होता था वो करा पाता था। और अगर जाने दिया तो समझ लेता था कि भाई इससे ज़्यादा शक्तिशाली कोई और नहीं है। इसके बाद क्या होता था कि उन राजाओं को यज्ञ में जिनको आमंत्रित किया जाता था उन्हें यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न कराया जाता था। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि पुरोहित क्या करते थे, पुरोहित यही जो यज्ञ वगैरह है ये सारी चीज़ों को कराया करते थे। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मान किया जाता था। जो बाकी पब्लिक बैठी होती थी, मतलब बाकी जो राजा होते थे, वो क्या करते थे, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर देखते थे और उनको उपहारों से सम्मान किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला जो राजा होता था उसको सबसे ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता था। तो एक बात आपको समझ में आई कि जो अश्वमेध यज्ञ कराता था वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राजा माना जाता था। और यज्ञ में आमंत्रित जितने भी राजा होते थे सभी के लिए, वो सभी राजा क्या करते थे, उसके लिए कुछ गिफ्ट लाते थे, कुछ उपहार हमेशा जितने भी राजा होते थे वो सब लाते थे उसके लिए। इन सभी आयोजनों का मुख्य स्थान होता था, क्या होता था, राजा जो बैठता था वो सबसे ज़्यादा ऊपर, मतलब कोई विशेष स्पेस उसके लिए निर्धारित किया जाता था कि जनता यहाँ पर बैठेगी या फिर देखने वाले लोग यहाँ पर बैठेंगे और राजा की एक अलग से कुर्सी हुआ करती थी। इस तरीके से इसमें बताया गया।
उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। जो राजा के साथ सारथी होता था, उसके साथ चलता था, वही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर क्या होता था? यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का व्याख्यान करता था। मतलब वो राजा की तारीफें किया करता था, सारी चीज़ें राजा के बारे में बताया करता था। राजा के सगे संबंधी जो होते थे, खासकर उसकी रानियां तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। सारे राजा आमंत्रित राजाओं में काम सिर्फ फर्क जो होता था वो बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना पड़ता। बाकी जितने भी राजा आमंत्रित किए जाते थे, उनका काम सिर्फ क्या होता था? यज्ञ में बैठे रहिए और पूरी प्रक्रिया जो यज्ञ का अनुष्ठान चल रहा है उसको देखते रहिए। और राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करते थे। जैसे कि हम पढ़ेंगे, ऋग्वेद के बाद जितने भी वेद आते चले गए, धीमे धीमे क्या कर्म कांड और ये सब बढ़ता चला गया। तो आगे आगे अभी आप देखेंगे, जब 6वीं शताब्दी तक पहुँचेंगे, जहाँ पर धर्म जिस तरीके से बनना शुरू होते हैं, जैसे बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, ये किसी और मोटिव के लिए बने थे, लेकिन धीमे धीमे क्या होता है, ये सब कर्मकांड में आगे जाके व्यस्त होने लगते हैं। उससे पहले जबकि ये आए इसीलिए होते हैं कि कर्मकांड को रोका जाए। उत्तर वैदिक काल तक आते आते बहुत चीज़ें बदल गई थी। तो उन सारी चीज़ों को आगे आने वाले चैप्टर में आराम से सब कुछ डिस्कस करेंगे आपके साथ, तो एक एक चीज़ आपको पता चलती जाएगी। अब ये यहीं से कर्मकांड बनना शुरू हो गए और आप देखेंगे शुरू में महिलाओं के लिए हमेशा स्थान नीचे ही रहा है। महिलाओं को कभी भी पुरुषों के बराबर या पुरुषों के साथ सम्मान नहीं मिला। ऋग्वेद काल में फिर भी थोड़ा बहुत था, लेकिन उसके बाद उनकी स्थिति और भी ज़्यादा गिरती चली गई। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे और उन्हें अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। शूद्र को बहुत निम्न मानते थे और इनको कहते थे कि इनको तो अनुष्ठानों में भी शामिल होने का अधिकार नहीं है। इस तरीके का ये काम किया करते थे। अब उस समय पर ये जरा देख लेते हैं, कुछ ग्रंथ रचे गए। ग्रंथों के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था। ऋग्वेद के बाद जितने भी जो ग्रंथ आए, उनको उसके कारण उन्हें उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। इसके अंतर्गत ग्रंथ देखिए, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और अन्य ग्रंथ शामिल हैं। इसमें पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। इसमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। अथर्ववेद में तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा जादू टोना और ये सारी चीज़ें भी आ गई थी। बहुत कर्मकांड आ गया था, लोग बलि देना शुरू हो गई थी, बहुत सारी चीज़ें इसमें बदलाव अथर्ववेद में आया था। उस समय समाज में कई समूह थे, उन्हें जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक और पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले ऐसे लोग और जंगल में रहने वाले लोग भी इसमें शामिल थे। अब कुछ तो पुरोहित और योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर अगर बात करें पशुपालक, शिल्पकार और ये श्रमिक, मछली पकड़ने वाले शिकारी तथा संग्राहक भोजन, ये क्या थे? ये थे गरीब लोग, मतलब निर्धन लोग थे। इनके पास इतना ज़्यादा पैसा या सारी चीज़ें नहीं हुआ करती थी। अब पुरोहितों ने क्या किया? पुरोहितों ने सबसे ज़्यादा जो खराब काम किया वो क्या किया? वर्णों में इसको विभाजित कर दिया। वर्ण का मतलब है कि 4 वर्गों में इनको विभाजित कर दिया और जिन्हें इन्होंने कह दिया वर्ण, और जन्म के आधार पर इन्होंने इन चीज़ों को डिफाइन कर दिया और काम के आधार पर। अब देखिए इसमें क्या हुआ। इसके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित कर दिए गए। पहला वर्ण था ब्राह्मणों का। इनकी सजा, इनका काम, अगर ब्राह्मण कोई गलती कर देता था तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अगर किसी शूद्र ने कोई गलती कर दी तो उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था। इनका क्या काम था? ब्राह्मणों का केवल वेदों को पढ़ना, उनका अध्ययन करना और यज्ञ कराना, ये काम तो था ब्राह्मणों का। ये एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं यूपीपीएससी, यूपीपीसीएस, ऐसे एग्ज़ामों में ये सारी चीज़ें आती हैं, तो आप इनको विशेष ध्यान रखें। और हर स्टेट एग्ज़ाम के लिए कई बार छोटे छोटे एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप इन चीज़ों को ज़रा ध्यान रखें। तो क्या हुआ कि भाई ब्राह्मण जो थे उनका काम था वेदों का अध्ययन करो और यज्ञ कराओ। इनके लिए बढ़िया उन्हें उपहार वगैरह भी मिलते थे, उनको अपने पास रखते थे। और दूसरे स्थान पर शासकों का स्थान आता था, जिनको क्षत्रिय कहा जाता था। इनका क्या काम था? युद्ध करना और लोगों की या अपने समूह की रक्षा करना। तीसरे स्थान पर थे विश्व और वैश्य। इनमें क्या था? इनमें कृषक और पशुपालक और व्यापारी आते थे। लेकिन क्षत्रिय और वैश्य दोनों ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। जो क्षत्रिय थे और वैश्य, ये दोनों लोग यज्ञ कर सकते थे। अब इन चारों वर्णों में से जो सबसे निम्न स्थान है वो आता है शूद्रों का। इनका काम अन्य 3 वर्णों की सेवा करना था। मतलब एक तरीके से अगर आप बात करें तो दास बनना इनका मेन वो था। इन्हें कोई भी अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था और औरतों को भी क्या माना जाता था? शूद्र माना जाता था। मतलब फीमेल को भी शूद्र
और ये जो थे इनको बिल्कुल इक्विवेलेंट संज्ञा दी गई कि भाई औरतें और शूद्र हमेशा इनको नीचा ही माना गया। तो औरतों को भी शूद्रों के समान ही माना गया। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन करने का भी अधिकार नहीं था। तो आपको समझ में आ रहा है कि हमारे समाज में शुरुआत से जिन चीज़ों को हमने फॉलो किया वहाँ पर ही देखें तो महिलाओं की स्थिति कितनी खराब शुरू से थी। उसको तो बाद में महिला सशक्तिकरण ये सारी चीज़ें कर करके थोड़ा बहुत शुरू करा गया। आज भी अगर आप देखें गाँव में, अगर आप गाँव की तरफ रुख करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा किसी भी बड़े डिसीजन में महिलाओं का हाथ बिल्कुल भी नहीं होता, उनसे पूछा भी नहीं जाता, इवन उन्हें इन्फॉर्म भी नहीं करा जाता कि हम ऐसा कोई काम करने वाले हैं। इवन अगर प्रॉपर्टी की बात की जाए या जो जेंट्स होते हैं उनको अगर लगता है कि हमें पूछने की ज़रूरत नहीं है या बताने की भी ज़रूरत नहीं है तो कई बार उनसे शेयर भी नहीं करते चीज़ें। और जबकि आप बहुत बड़े बड़े ओहदों पर देखिए, आज भी हमारे देश में कितनी बड़ी बड़ी पदों पर महिलाएं बैठी हैं। तो बहुत एक वास्ट गैप है जिसको मतलब मुझे लगता है भरा जाना चाहिए। कहीं ना कहीं महिलाओं को बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट किया गया शुरू से। अब अगर किया गया है तो उस चीज़ को किस तरीके से उस गैप को भरा जाए, इस तरीके से कई बार योजनाएं बनती रहती है, सरकारें बनाती रहती है, लेकिन फिर भी ग्राउंड लेवल पर अगर हम आज भी बात करें तो बहुत ज़्यादा उनका जो परिवर्तन है वो दिखाई नहीं देता है। गाँव में स्थिति आज भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। लोग लड़कियों को पढ़ाना प्रेफर नहीं करते हैं, सोचते हैं बस 18-20 साल की हो जाए इसकी शादी कर दें, फिर वो पूरी ज़िंदगी वहाँ झुकी रहती है। मतलब पूरी लाइफ लड़की की सिर्फ इसी दुविधा में जाती है कि हु विल टेक द डिसीजन फॉर हर, कौन उसके लिए डिसीजन लेगा, उसके हस्बैंड लेंगे या उसके फादर लेंगे। मतलब अब खुद सेल्फ डिसीजन भी नहीं ले सकती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आज के समय पर कई प्लेटफॉर्म ऐसे आए हैं कि जहाँ पर महिलाओं के लिए थोड़ा अच्छा किया गया। मैं जहाँ पर भी महिलाओं की कोई बात आती है मैं थोड़ा ज़्यादा बोलती हूँ या आपको बताती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये समाज, ये तबका बहुत ज़्यादा पिछड़ा है और हम आधी आबादी हैं तो हमें हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है। और बिना हमारे देश कभी भी उत्थान हमारा नहीं कर सकता। अगर हम अपने देश का डेवलपमेंट चाहते हैं और अगर देश को एक आदर्श कंट्री के रूप में अगर हम बनाना चाहते हैं तो हमें चाहिए होगा कि हम अपने देश की महिलाओं को हमेशा आगे रखें, हर काम में ना आगे रखें तो कम से कम बराबर उनको लेकर तो अवश्य आएँ। अब इसमें और भी चीज़ें थी कि पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था, काम से नहीं आधार, जन्म की, जो जिसके घर जन्म ले लिया वो उसी के आधार पर उनका निर्धारण कर दिया जाता था। उदाहरण की अगर बात करें, ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी। आज भी वही सारा है। अगर वर्ण व्यवस्था अगर आप देखें तो जिस जाति में आपने जन्म लिया होता है आपको वही माना जाता है। अगर आपने किसी लोअर कास्ट में जन्म लिया तो आप कितने भी बड़े विद्वान, कितने भी बड़े योग, कुछ भी बने रहें, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं समाज में लोगों को ये रहता है कि हाँ ये निम्न जाति से हैं। और अगर आप ब्राह्मण हैं तो उसके अंदर एक एटीट्यूड ही अलग होगा। मतलब लोगों को लगता है कि नहीं मैं तो ब्राह्मण हूँ, भले चाहे वो उससे 2% 4% भी नॉलेज ना रखता हो उसके मुकाबले, लेकिन ये चीज़ें होती हैं। तो आज भी जन्म के आधार पर ही हमारे देश में ये चीज़ें चलती हैं कि जिस जाति में आपने जन्म लिया है आपको उसी जाति का माना जाता है। बाद में कुछ लोगों को अछूत भी माना गया। अछूत वर्गों में कुछ लोगों में जैसे शिल्पकार हो गए, शिकारी हो गए, भोजन संग्राहक भी शामिल थे। आपने देखा अछूत की जो प्रथा थी वो तो बहुत टाइम तक चली। इवन कई जगह गाँव में आज भी है कि जो लोग मेला ढोने वाली प्रथा को 2015 में ख़त्म कर दिया गया। अदरवाइज उससे पहले क्या था कि गांव में जो लोग मेला ढोते थे लोग उनको छूना भी पसंद नहीं करते थे। साथ ही इनमें वो लोग भी शामिल थे जो शवों को दफनाने या जलाने का भी काम किया करते थे। इनके लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था। मतलब इनके अगर उठना बैठना तो आप छोड़ ही दीजिए, ये अगर इनके बगल से भी लोग निकल जाते थे या अगर ये किसी तरीके से टच हो जाते थे, लोग अपने आप को क्या मानते थे, अपवित्र मान लेते थे कि भाई मैंने उसको छू लिया। तो कितनी कुप्रथाएं थी। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि कितना ज़्यादा समाज, कितना ज़्यादा चीज़ें इन चीज़ों में उलझा हुआ था। और सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि आज भी समाज बहुत सारी चीज़ों में सेम टू सेम है। पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी रूढ़वादियाँ, कौन कौन सी चीज़ों को मान के बैठा रहता है और अपनी अपनी पूरी लाइफ और अपने करियर को ख़राब कर लेता है। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। देखिए बुद्धिजीवी हमेशा रहे, उस समय पर भी कुछ लोग बुद्धिजीवी होंगे, उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों ने बनाई ये प्रक्रिया, भाई जो बनाता है वो अपने हिसाब से हमेशा अपने फेवर में चीज़ें अच्छी रखेगा, ये बात आप हमेशा जान लीजिए। तो ब्राह्मणों के द्वारा ये बनाई गई थी, जो स्वयं को राजा जो होते थे वो श्रेष्ठ मानते थे और अपने जो पुरोहित थे वो अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। मतलब कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे।
इन्होंने कहा कि वर्ण के आधार पर आप क्यों कर रहे हैं, जो जैसा काम करे उसके अकॉर्डिंग कर दिया जाए कर्म के आधार पर। लेकिन वर्ण के आधार पर तो व्यवस्था वही हो गई थी कि भाई जन्म जिस कुल में आपने ले लिया आप उसी वर्ण के माने जाएंगे। इसके अलावा कुछ लोगों ने व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझा। कई लोग और बुद्धिजीवी थे, उन्होंने कहा कि भाई क्या काम है, काम के हिसाब से आप कैसे किसी को ऊपर नीचे समझ सकते हैं। तो इस चीज़ को भी उन्होंने कहा कि ठीक नहीं है। जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। कई जगहों पर क्या था कि महाद्वीप के पूर्वोत्तर भाग जो है वहाँ पर असमानता इस तरीके की नहीं थी। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो काम हुआ वो क्या हुआ, जो इधर की तरफ है, अगर आप माने नॉर्थ की तरफ, तो यहाँ पर ये चीज़ें ज़्यादा देखी गई हैं ऐसी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव बहुत कम सीमित था। तो पूर्वोत्तर क्षेत्रों में पुरोहित वगैरह को ज़्यादा इन लोगों ने वरीयता नहीं दी और ना ही बहुत ज़्यादा ये कर्म कांडों में और इस तरीके की चीज़ों में फंसे। आज मैं आपके साथ छोटी सी एक चीज़ शेयर करती हूँ। देखो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर अगर मैं स्वीडन की बात करूँ या मैं और भी ऐसी कंट्रीज़ की बात करूँ, यहाँ पर किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझा जाता है। काम को सिर्फ काम समझा जाता है। यहाँ पर ये काम ऐसे डिफाइन नहीं है कि ये महिलाओं के हैं या ये पुरुषों के हैं, ऐसे कोई काम नहीं है। इवन यहाँ पर हर तरीके के काम, चाहे वो साफ सफाई से लेकर हो, चाहे वो बहुत बड़े लेवल के काम हो, यहाँ पर हर व्यक्ति को उतनी ही रिस्पेक्ट दी जाती है जितनी कि एक किसी बड़े ओहदे पर बैठा है। चाहे आप पढ़ाई लिखाई वाला कोई काम कर रहे हो या फिर आप कोई और काम कर रहे हो, यहाँ पर इवन बेबी सिटिंग को भी बहुत वैल्यू मिलती है। और ऐसे आसानी से बेबी सिटिंग भी नहीं होती यहाँ पर कि किसी भी बच्चे को देख रेख करने के लिए एक आया को रख दिया, ऐसा नहीं है यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बहुत प्रोफेशनल हैं। मुझे लगता है कि अपने देश में एक तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और शायद कुछ चीज़ें इस वजह से भी उतनी मैनेज नहीं हो पाती है, लेकिन फिर भी हमें इन चीज़ों के लिए कोशिश करनी चाहिए कि हम जो चीज़ें अच्छी सीखें, दूसरों से सीखें, उन चीज़ों को हमें अपने देश में ज़रूर लागू करना चाहिए। तो काम कोई भी आप क्या करता हो, चाहे वो छोटे ओहदे का व्यक्ति हो या फिर बड़े का हो, काम सबका काम होता है। सबका मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो सिर्फ यही होता है कि किस तरीके से हम अपनी जीवन को चला सकें और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। काम कई बार देखते हैं हम बहुत ख़राब काम भी लोग करते हैं। बेचारे जो गड्ढे होते हैं, आपने देखा होगा दिल्ली वगैरह में कितने ज़्यादा बोरवेल जाकर उनको साफ़ करते हैं और फिर जाके उनको कुछ जो आमदनी होती है, तो वो भी तो काम कर रहे हैं ना। काम को ये नहीं समझना है हमें कि कोई व्यक्ति कितना गंदा काम कर रहा है या साफ काम कर रहा है, उसका वो देखिए कि वो कितने तरीके से काम कर रहा है, उसकी क्या मजबूरी है, किस सिचुएशन में वो काम कर रहा है। अगर हम उनको रिस्पेक्ट देंगे तो अच्छा, उन्हें भी अच्छा लगेगा काम करने में अपने में, और किसी को बताने में उन्हें शर्म नहीं आएगी कि मैं ये काम करता हूँ। तो मुझे लगता है कि चाहे आप घर में काम करने वाले हों आप लोगों के, या फिर कहीं आप रोड पे देखते हो लोगों को, सफाई कर्मचारियों को, आप सभी को सल्यूट करिए, क्योंकि अगर वो अपने काम नहीं करेंगे ना तो शायद हम अच्छा जीवन नहीं जी पाएंगे। हम उनकी साफ़ सफाई की वजह से ही अपने घर को साफ़ रखते हैं, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को साफ़ रखते हैं, और उनकी वजह से ये बहुत सारी चीज़ों को कर पाते हैं। टॉपिक से थोड़ा हटकर ये चीज़ें हो जाती हैं पर समाज से जुड़ी हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ों के साथ साथ अगर मैं कुछ ऐसी चीज़ें भी बोल पाऊँ जो मैं खुद फील करती हूँ, लोग उन चीज़ों को अगर फॉलो करते हैं, मेरे समझाने से या मेरे कहने से कोई एक व्यक्ति भी अगर मेरी विचार का बन जाता है, तो मुझे इस बात की बहुत खुशी होगी। अब मेरा सिर्फ समराइज़ करके मैं एक बात बोलूँगी, काम से किसी को आप छोटा या बड़ा मत आकिए। जो व्यक्ति जो काम कर रहा है वो उसका हुनर है यार, वो उस काम को कर रहा है, तो उसको आप आंकने वाले कौन होते हैं कि वो छोटा काम है या बड़ा काम है। हर किसी के अंदर पावर नहीं है। अगर आपका गड्ढा भर जाएगा और गंदा होगा तो उसे कौन साफ़ करेगा। तो आप उसके लिए पैसे पे कर सकते हैं, लेकिन अगर काम करने वाला आदमी तैयार नहीं होगा तो आपका घर गंदा हो जाएगा। तो उन लोगों की वैल्यू करिए जो लोग साफ़ सफाई करते हैं, जो लोग हर वो काम करते हैं जिसके लिए आप सक्षम नहीं हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ। ये एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक है जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरे मन में ये चीज़ आई कि मैं अपने देश में कई बार देखती हूँ ऐसी चीज़ें, ऐसे लोगों को, तो कम से कम नई जनरेशन जो है वो इस तरीके की चीज़ों को अपने दिमाग में बिल्कुल भी ना लाए। अब देखते हैं जनपद क्या होते हैं। जनपद मतलब जन से बना हुआ कोई क्षेत्र या फिर जहाँ पर लोग रहते हों, तो उसको कहा गया जनपद। इसका अर्थ होता है कि महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। इसका अर्थ ये हुआ कि केवल अब लोगों के राजा नहीं है, अब क्या है, कोई एक क्षेत्र, कोई बसने का जो पूरा एरिया था, अगर मैं बात करूं कोई ऐसा क्षेत्र है, कोई एरिया है, तो यहाँ पर अब एक राजा होगा। तो लोगों के राजा होने के साथ साथ ये क्या होगा, इस एरिया का भी ये राजा होगा, इसका इस क्षेत्र पर अधिकार होगा।
होगा। तो अभी हम मैप में देखेंगे कौन कौन से जनपद बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। जैसे अगर मैं बात करूँ, मगध जनपद जो था वो काफ़ी महत्वपूर्ण था और इसमें 16 महाजनपद थे इसके। तो आगे आने वाले चैप्टर्स में इनको पूरा पूरा देखेंगे और समझेंगे। मौर्य काल में ये बहुत ज़्यादा प्रचलित था और इस पर राज भी किया गया। गुप्त काल में भी ये बहुत ज़्यादा जो था वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो इन सारी चीज़ों को एक एक करके अभी हम देखेंगे। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की। दिल्ली में जैसे पुराना किला हो गया, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर के बारे में अगर बात करूं तो कुरुवंश की ये राजधानी रहा था, और एटा के पास अंतरजी खेड़ा इनमें प्रमुख हैं। खुदाई से पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा जानवरों का पालन करते थे। वे गेहूं, चावल, धान, जौ, दालें इस तरीके का खाना और फसलें उगाते थे। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही कि जनपद क्या था। जनपद के बारे में कई बार पूछ लिया जाता है और मगध जनपद इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये आपको देखिए एक चित्रित धूसर भांड दिख रहा है। इसमें क्या है, ये कोई फंक्शन हुआ करता होगा। देखिए इसमें जो डिज़ाइन दिख रही है आपको, ये लोग डिज़ाइन बनाया करते थे, बड़े क्रिएटिव लोग थे उस समय के भी। और इसमें खाना वगैरह, पतली इसकी सतह होती थी तो खाना वगैरह का खास मौक़ों पर प्रयोग करते थे। इसमें महत्वपूर्ण भोजन वगैरह परसा जाता होगा। तो इसके लिए चित्रित धूसर पात्र है जो इसका प्रयोग किया गया। लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे। इनमें कुछ धूसर लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में भी जाना जाता है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं और ज्यामितीय आकृति के रूप में दिखाई दे रहे हैं। आपको मैंने आकृतियां बताई ना इस पर किस तरीके की बनी थी। अब महाजनपद के बारे में अगर बात करें तो महाजनपद देखिए करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे। इनको अभी हम और क्या है, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। अभी देखते हैं इस वाले मैप में देखेंगे तो अधिकतर जनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी। किलेबंदी किससे करी जाती थी? लकड़ी से, ईंट से, पत्थर से ऊंची दीवारें बनाई गई थी। कोई किला है तो इसको पूरा कवर कर लिया जाता था इस तरीके से, और सारा बहुत मजबूत, ताकि क्यों कवर किया जाता था, ताकि आक्रमण से ही बच सके। दूसरे राजा भी जो अच्छे एरियाज होते थे वो क्या करते थे, उन पर आक्रमण करके उनको हथियाना चाहते थे। तो हमेशा क्या होता था कि आक्रमणकारियों से बच सके, इस तरीके के लिए इनकी सुरक्षा की जाती थी। और अपनी राजधानी के चारों तरफ क्या करते थे, विशाल और ऊंची प्रभावशाली दीवारें खड़ी कर दिया करते थे ताकि लोग उन पर आक्रमण ना कर सके और वो अपनी सुरक्षा दे सके। अब आपके सामने ये है, देखिए इसमें मैं बताती हूँ। आप अगर मगध को देखेंगे तो मगध आज का कहाँ में है? बिहार में है। हस्तिनापुर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। ये देखिए यहाँ पे तक्षशिला पंजाब की तरफ हो, पाकिस्तान में। तो ये सारी चीज़ें, ये देखिए उज्जैन एमपी में। ये क्या थे? उस समय के महत्वपूर्ण जनपद और महाजनपद उस समय पर हुआ करते थे। मगध के पीछे तो पूरी एक हिस्ट्री का भी जब देखेंगे, मौर्य काल को पूरा पढ़ेंगे तब इसको बहुत अच्छे से डिटेल में सारी चीज़ों को हम जानेंगे। तो देख रहे हैं हस्तिनापुर, मैंने आपको बता ही दिया, ये कुरुवंश की राजधानी रही थी। अब देखते हैं आगे, आपको मैंने इसमें दिखा दिया। और मगध, हस्तिनापुर के बारे में और तक्षशिला के बारे में मैं आपसे उम्मीद करूंगी कि आप 4-4 पॉइंट जरूर कलेक्ट करें और इनको आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अब देखते हैं यहाँ पर कि लोक शक्ति, आप क्या था कि इससे जो आक्रमणकारी हुआते थे वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी इस तरीके से करते थे कि भाई हमने इतनी सुरक्षा अपने चारों तरफ कर रखी है। इससे पता चलता था कि कोई राजा कितना ज़्यादा शक्तिशाली है। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोग और उस क्षेत्र पर नियंत्रण भी रखना सरल हो जाता था। आसानी से लोग फिर अंदर जो होते थे वो सुरक्षित रहते थे। इस तरह विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक एक योजना बनाई जाती थी। ऐसा नहीं है कि बस सोचा और बना दिया गया। तो किले की दीवारों को भेदना भी इतना आसान ना हो। कई बार चोर दीवारें, कई बार चोर रास्ते इस तरीके से बनाए जाते थे कि संकट की घड़ी में हम बच सके और हम बाहर जाएं, क्योंकि आक्रमणकारी अगर आक्रमण कर दिया तो फिर क्या होगा, उसके बाद सिचुएशन बहुत ख़राब हो जाती थी और भागने के लिए कोई भी जगह नहीं बचती थी। जब तक वो लड़ सकते हैं तब तक तो वो लड़ेंगे, लेकिन उन्हें लगेगा कि जब आक्रमणकारी इतना ज़्यादा शक्तिशाली है तो उन्हें लगता था कि किसी तरीके से यहाँ से बच निकलना ही हमारे लिए बेहतर है। जिसका एक एग्जाम्पल हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। जब मैंने आप बताया था आपको, रानी लक्ष्मीबाई जब जिस समय पर लास्ट तक वो लड़ती रहती हैं, लेकिन जब उनके किले की जो भेद है वो दे दिया जाता है किसी के द्वारा, आप बताएंगे वो भेद किसके द्वारा अंग्रेजों तक पहुंचा दिया जाता था, तो उन्हें फिर भागने के लिए उनके पास वो चोर दरवाज़ा जो था उसके बारे में किसी को पता चल जाता है और रानी के साथ मतलब इस तरीके की सिचुएशन आ जाती है कि वो नहीं सामने से लड़ पाती हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें करी जाती थी ताकि आसानी से लोग अंदर सुरक्षित रह सकें। और लाखों की संख्या में ईंट और पत्थर का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुष और बच्चे इसके लिए आवश्यक परिश्रम किया होगा। मतलब ऐसा तो है नहीं पहले कि मशीनें थी, मशीनों के थ्रू बनवा दिया गया।
तो पहले तो एक एक ईंट और एक एक पत्थर लगाने के लिए भी बहुत दिमाग लगाना पड़ता था चीज़ों को देखने के लिए। वैसे अगर आप बात करें और देखें पुराने समय में जितनी भी चीज़ें बनाई गई हैं वो कितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी से बनाई गई हैं और बहुत अच्छी हैं। दिल्ली के लाल किले को ही जाके आप देख लीजिए, कोई भी पुराना मॉन्यूमेंट्स देखिए आप जाके, कितनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी यूज़ करी गई है। कितने मतलब आप जयपुर जाइए, जयपुर में हवा महल हो गया, और वो एक और मुझे याद नहीं आ रहा कौन सी जगह है जहाँ पर घड़ियाँ बनाई गई हैं, सूर्य घड़ी बनाई गई है, और ये सारी चीज़ें कितनी मतलब कितने लोग इंटेलिजेंट थे, कितनी चीज़ें तरीके से करते थे, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। जब भी छुट्टी हुआ करे कभी आपको, अभी तो कोरोना काल है लेकिन ऐसी जगहों पर ज़रूर जाया करिए और आप कुछ कुछ चीज़ों को सीखेंगे और देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो उस समय पर इतना परिश्रम इन लोगों के द्वारा किया गया होगा, संसाधनों की भी आवश्यकता पड़ती होगी। अब राजा सेना रखने लगे थे, सिपाहियों को नियमित वेतन दे पूरे साल रखा जाता था। भाई सेना तभी तो आपके पास रुकेगी, क्योंकि अगर वो साल भर सेना रहेगी और उसके पास अगर पैसे नहीं होंगे तो क्या करेगी, तो अपने जीविकोपार्जन के लिए उन्हें कुछ तो चाहिए, तो राजा के पास पैसा होना चाहिए तभी तो राजा सेना रख पाएगा। तो सेना जब रखता था राजा तो उनको वेतन दिया करता था। वेतन के रूप में आगे देखेंगे कुछ सिक्के दिए या फिर कुछ और तरीके से टैक्स जो वसूल करता था राजा, उनको आगे उस तरीके से वो पेमेंट देता था। जैसे कौशाम्बी जिले की एक दीवार आपको दिख रही है जो आधुनिक उत्तर प्रदेश के है और इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण लगभग 2500 साल पहले हुआ था। आप देखिए ना ये किस तरीके की दीवार आपको दिखाई दे रही है, छोटी छोटी सी सीढ़ियाँ हैं, शायद चढ़ने के हिसाब से कुछ दीवार बनाई गई होगी उस तरीके से। अब अगर देखें कि टैक्स किस तरीके से वसूल करते थे और किस किस पर टैक्स लगाया जाता था। देखिए टैक्स लगाने की अगर बात करें तो भाई राजा जब तक टैक्स नहीं वसूलेगा वो जनता को कैसे सुख सुविधाएं प्राप्त कराएगा, पहली चीज़। दूसरी बात ये वो अपनी रक्षा कैसे करेगा, फिर तीसरी बात कि पूरे राज्य की रक्षा कैसे करेगा। तो भाई टैक्स दो। आज के परिप्रेक्ष्य में भी अगर आप देखो जितनी योजनाएं सरकार हमें देती है कहीं ना कहीं वो हमसे टैक्स के रूप में वसूलती है और बाद में वही पैसा एक हर तबके के लिए डिस्ट्रीब्यूट करती है। जो लोग ज़्यादा कमाते हैं उनसे लेती है और जो लोग बिल्कुल नहीं कमाते या कम कमाते उनको एक आमतौर पर डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो उस समय के राजा का भी यही कॉन्सेप्ट था कि भाई किसी तरीके से अगर हमें अपने क्षेत्र की, अपने लोगों की अगर हमें सुरक्षा करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पैसा चाहिए, और पैसा चाहे कहाँ से आएगा तो वो टैक्स कलेक्शन के रूप में आता था। महाजनपदों के राजा क्या थे, विशाल किले बनवाते थे, बड़ी सेनाएं रखते थे और प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। अब इसके लिए उन्हें कर्मचारी चाहिए होते थे। तो महाजनपदों के राजा लोगों के समय समय पर क्या करते थे, लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब वो नियमित रूप से कर वसूलने लगे थे। उपहार तो क्या है भाई, गिफ्ट तो क्या है, मर्जी है बंदे की, देना है तो देना है, नहीं देना तो नहीं देना। लेकिन अगर टैक्स लगा दिया तो टैक्स तो मर्जी नहीं चलेगी ना, टैक्स तो आपको हर टाइम टू टाइम जो भी टाइम बांधा जाएगा उसको आपको देना पड़ेगा। फसलों पर लगाए गए कर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। क्यों? क्योंकि अधिकांश लोग जो थे वो कृषक ही थे, वो कृषि कार्यों में संलग्न थे। तो सबसे महत्वपूर्ण कर ये था और पूरी उपज का 1/6वां हिस्सा वो कर के रूप में निर्धारित करते थे। इसको भाग कहा जाता था। कई बार पूछा जाता है कि अगर आपके सामने ऑप्शन में दे दिया होगा भाग और पूछा जाएगा ये किससे संबंधित कर था, तो आपको पता होना चाहिए ये कृषि से संबंधित कर था। कारीगर जो थे उनके ऊपर भी टैक्स लगाया जाता था, उन पे श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसे कि बुनकर, लोहा, सुनार राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करते थे। मतलब ये श्रम थे, ये तो श्रमगार थे, मतलब काम करते थे, मजदूर तरीके के थे। तो 1 दिन कम से कम वो राजा के लिए काम करते और फ्री में करेंगे तो वो एक तरीके का टैक्स हो गया। पशुपालक और जानवर जो होते थे उनके उत्पाद या तो पशुपालक से क्या, या तो मांस होगा या फिर इनसे दूध वगैरह या और भी कोई प्रोडक्ट जो हो सकते थे, वो सारे के सारे उत्पाद के रूप में इनको देने पड़ते थे। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। जो व्यापारी थे, आखेटक और संग्राहक, जंगल से जो वस्तुएं उन्हें मिलती थी वो उन्हें कर के रूप में राजा को देनी होती थी। तो इस तरीके से राजा जो था वो टैक्स का कलेक्शन किया करते थे। अब कृषि में कैसे कैसे परिवर्तन आया, देखिए पहले कृषि क्या होती थी, पहले तो मैंने आपको बताया लकड़ी वगैरह के उससे खोदा करते थे और बुवाई किया करते थे। धीमे धीमे क्या हुआ, इस युग में कृषि के जो क्षेत्र थे उसमें 2 बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे। जो हल था उसके जो फाले थे, मतलब जो ऐसे होते हैं जो खुदाई करते हैं नीचे की तरफ करके, वो अब किसके, लोहे के बनने लगे और वो मजबूत हो गए। अब कठोर जमीन को भी वो क्या करते थे, आसानी से
उखाड़ लेते थे, मतलब या उसमें लाइन बना देते थे इस तरीके से ताकि बीज उसमें आसानी से डाले जा सके, या फिर यूं कहूँ जोता जा सके उन्हें। इनमें फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण भी शुरू किया और खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान की सीधी सीधी पौध का वो प्रयोग करने लगे, सीधे पौधों का रोपण करने लगे थे। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित भी रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी और कमर तोड़ जो परिश्रम लगता था वो भी थोड़ा सा कम हो गया। ये काम ज़्यादातर कौन किया करता था? दास दासी या भूमिहीन खेतीहर मजदूर इसमें काम किया करते थे। तो कृषि में भी एक नए तरीके के परिवर्तन सामने दिखाई देते हैं। अब देखते हैं इसमें क्या है मगध के बारे में। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अब मगध के बारे में देख लेते हैं। मगध आपको पता है कि लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। गंगा और सोन जैसी नदियों मगध से होकर बहती थी। ये यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, इसीलिए मगध पर हमेशा लड़ाई बनी रहती थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियां तथा रथ बनाने के लिए भी लकड़ी आसानी से मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में संसाधन भी बहुत महत्वपूर्ण थे। लोहे की जो खदानें थी वो भी यहाँ पर थी और मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी थी। मगध में 2 शक्तिशाली शासक रहे। अब शक्तिशाली कौन कौन से थे? बिंबिसार तथा अजातशत्रु। इनके बारे में डिटेल में हम आगे आने वाले चैप्टर में पूरा समझेंगे। अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। महापद नंदन और एक महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का इस क्षेत्र है इस उपमहाद्वीप के भीतर उत्तर पश्चिमी भाग तक इनका पूरा फैल गया था। बिहार में अगर राजगृह की बात करें, जो आज के टाइम पर राजगीर है, कई सालों तक क्या रहा? मगध की राजधानी ये बनी रही। पूछा जाता है क्या मगध की राजधानी कौन कौन सी रही, तो आपको पता होना चाहिए राजगृह या राजगीर आता है तो ऑप्शन आपको टिक करना होगा। बाद में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया। 2300 साल से भी पहले की बात है। मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था और जब वो पूरी तरह सफल नहीं हो पाया, फिर भी उसने क्या किया कि पूरी तरह सफल ना होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ भाग राज्य जो थे उनको जीतता हुआ आगे बढ़ा। लेकिन वो चाहता था कि भारतीय उपमहाद्वीप में भी आगे बढ़ें और ब्यास नदी के किनारे जब ये पहुंचने लगा तो इसकी सेना ने मना कर दिया कि भाई हम वहाँ पर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उसका सेना जो थी उसका कहना था कि भारत के शासकों के पास पैदल रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी, इसलिए वो इस चीज़ से उसने आने से डिनाई कर दिया कि हम इस चीज़ को नहीं दे पाएंगे। अब बज्जी के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। बज्जी भी जैसे ये शक्तिशाली महाजनपद था, ऐसा ही बज्जी भी था। उसके नज़दीक ही था ये यहाँ पर। इसकी राजधानी वैशाली जो कि बिहार में है। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गड़िया संघ कहते थे। गड़िया संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी ये लोग क्या करते थे, एक साथ शासन किया करते थे जिसमें प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा भिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न किया करते थे। सभाओं में बैठकर बातचीत किया करते थे और बहस और वाद विवाद भी किया करते थे और अपने कामों को तय करते थे कि करना क्या है, शत्रुओं से किस तरीके से निपटना है, ये सारी चीज़ें किया करते थे। स्त्रियाँ, दास और कामगार जो होते थे इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। मैंने हर जगह बताया आपको कि जो निचले और महिलाएं, इन लोगों को इसमें पार्टिसिपेट नहीं कराया जाता था। बुद्ध और महावीर के बारे में जब हम आगे पढ़ेंगे तब बताएंगे। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें शुरू होती हैं। बौद्ध साहित्य के संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन इसमें मिलता है। अब देखते हैं, एक चीज़ अगर थोड़ी सी समझ लेते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जाता है। बौद्ध संघ का वर्णन दीघ निकाय से लिया गया है। दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। ये पूछा जाता है दीघ निकाय क्या है, तो आपको पता होना चाहिए प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें कई व्याख्यान दिए गए हैं। इसमें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। इसको कब लिखा गया था? लगभग 2300 साल पहले इसको लिखा गया था। अब इसमें कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बाद भी राज्य में लगभग 1500 साल पहले तक ये चलता रहा। इसके बाद गुप्त शासकों ने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त कर ली और उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया था। तो इसके बारे में हम आगे चैप्टर्स में इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो आज के चैप्टर में जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, मैंने आपको बताया कि पूरा वर्ण क्या है, राजा क्या है, महाजनपद क्या है, किस किस तरीके से मगध और बज्जी इन पर शासन किया करते थे लोग, क्या राजा थे, किस तरीके से वो शासन किया करते थे, किस तरीके से टैक्स वसूला करते थे अपनी जनता से और किस तरीके से वो सेनाएं रखा करते थे। टॉपिक अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। टॉपिक थोड़ा बड़ा हो जाता है, कई बार आप 2 बार में देख लिया करिए। आपके पास वीडियो है तो आप इसे आधा आधा करके भी सुन सकते हैं, पर सुना ज़रूर करिए। वीडियो आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। सुधार की कोई आवश्यकता हो तो ज़रूर कमेंट करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।